श्रद्धा हत्याकांड में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ने लगी, पुलिस को नई नई जानकारियां मिलने लगी। इन्हीं जानकारियों के आधार पर श्रद्धा हत्याकांड में आफताब का ड्रग्स कनेक्शन भी सामने आने लगा। अब दिल्ली पुलिस को शक है कि आफताब ड्रग्स रैकेट से जुड़ा हो सकता है, जो अपना ड्रग्स सिंडिकेट चलाना चाहता था। इस शक को श्रद्धा के करीबी गॉडविन के बयान से भी आधार मिला। सूत्रों के मुताबिक गॉडविन ने पुलिस को बताया कि आफताब को नशे की लत थी और वो गांजे के अलावा ब्राउनी का सेवन भी करता था। यहाँ तक कि वो ब्राउनी बेचता भी था। कई बार देर रात को भी ब्राउनी खरीदने वाले उसके घर पहुँचते थे और आफताब के घर पर नहीं होने पर श्रद्धा ही इसे खरीदने आए लोगों को थमाने को मजबूर थी। मैं श्रद्धा को कैसे जानता हूँ, मेरा इंटरेक्शन उनसे कैसे हुआ है, मैं उनको कब से जानता हूँ। चूँकि श्रद्धा और आफताब में झगड़े की एक वजह आफताब का नशा करना भी था, इसलिए पुलिस ने अपनी जांच में ड्रग्स कनेक्शन को भी जोड़ लिया और जांच एजेंसी ने ड्रग्स को ध्यान में रखकर हिमाचल प्रदेश में जांच तेज कर दी। आफताब के ड्रग्स कनेक्शन का एक सिरा हिमाचल के ही तोश गांव से जुड़ा है, जहां श्रद्धा से झगड़ा होने के बाद आफताब घूमने के बहाने पहुंचा था। बताया गया कि इसकी एक और वजह आफताब के फोन से मिले रिकॉर्ड्स भी हैं, जिसमें पुलिस को कसौल बॉर्डर पर बसे तोश गांव में रहने वाले कुछ ड्रग तस्करों के नंबर मिले। पुलिस की टीम जब हिमाचल प्रदेश पहुंची तो पता चला कि तोश गांव देश में चरस का बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, जहां हर घर में चरस बेचना आम है, जिसकी वजह से तोश गांव चरस के शौकीनों की सबसे पसंदीदा जगह है और यहां के लोगों के साथ मिलकर देश भर में चरस का कारोबार होता है। तोश गांव के लोग दुनिया भर से आने वाले लोगों को अपने घर में ठहराते हैं और उनका रिकॉर्ड भी नहीं रखा जाता। हालांकि आफताब ने पुलिस को बताया कि तोश गांव जाने का मकसद ट्रैकिंग के दौरान श्रद्धा को पहाड़ी से नीचे धकेलकर हत्या करना था। लेकिन पुलिस को अब शक है कि आफताब ड्रग्स सिंडिकेट चलाना चाहता था और तोश जाने के पीछे यही मकसद रहा होगा। इससे पहले एक और बयान में आफताब ने कहा था कि वो श्रद्धा को सैर सपाटे के लिए हिमाचल प्रदेश ले गया था। लेकिन बार बार बदलने वाले इन बयानों के बाद पुलिस को आफताब की किसी बात पर भरोसा नहीं, इसलिए दिल्ली पुलिस की एक टीम तोश गांव तो पहुंची ही, इसके अलावा उसके बयान की तस्दीक के लिए दिल्ली और मुंबई के अलग अलग ठिकानों पर भी पहुंची। चूँकि आफताब अपनी तरफ से जांच को भटकाने की हर मुमकिन कोशिश करता दिखा, इसलिए सच जानने के लिए मुंबई में मौजूद दिल्ली पुलिस वहां भी पहुंची, जहां एक बार श्रद्धा ने अपने नाक, कान और होठों पर पियर्सिंग करवाए थे। वसई में पियर्सिंग करने वाले ओंकार नाम के शख्स ने आफताब के हाव भाव और चुप्पी को लेकर जैसे दावे किए, उससे पुलिस को उसके नशेड़ी होने का शक और बढ़ गया। श्रद्धा का कत्ल करके उसके शव के 35 टुकड़े करने के आरोपी आफताब का नार्को टेस्ट आज नहीं हो पाया। इसकी कुछ वजह बताई गई, लेकिन इससे आफताब को कोई राहत नहीं मिलने वाली। क्योंकि नार्को टेस्ट टला है, आफताब को इस टेस्ट से गुजरना ही पड़ेगा। फिलहाल नार्को टेस्ट से पहले उसका पॉलीग्राफी टेस्ट होगा, जिसके लिए दिल्ली पुलिस को साकेत कोर्ट से इजाजत मिल गई। दिल्ली पुलिस ने आज ही पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए अर्जी लगाई थी। अब 10 दिनों के अंदर पॉलीग्राफी और नार्को टेस्ट की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। आज ये टेस्ट नहीं हो रहा है, आज जो नार्को टेस्ट हो रहा है किसी अन्य केस में किया जा रहा है। इस बीच पुलिस ने नार्को टेस्ट की तैयारी भी पूरी कर ली है और टेस्ट के दौरान आफताब से पूछे जाने वाले 50 सवालों की लिस्ट भी तैयार है। क्योंकि पूछताछ के दौरान आफताब बार बार बयान बदलता रहा और जांच को भटकाने की कोशिश करता रहा, इसलिए पुलिस ने कोर्ट से उसके नार्को टेस्ट की इजाजत मांगी थी, जो मिल भी गई। देश को झकझोर देने वाले श्रद्धा हत्याकांड की जांच अब सीबीआई से कराने की मांग तेज होने लगी है। एक वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर श्रद्धा हत्याकांड की जांच दिल्ली पुलिस को सौंपने की मांग की है, जिसके समर्थन में याचिका में कई दलीलें दी गई। इसमें दिल्ली पुलिस पर श्रद्धा और आफताब से जुड़ी कई जानकारियों को मीडिया में लीक करने का आरोप लगाया गया और दावा किया गया कि दिल्ली पुलिस के गैर पेशेवर रुख की वजह से उसकी जांच पर भरोसा नहीं रह गया। इन्वेस्टिगेशन का तरीका है वो एक लेमैन की तरह है। याचिका में दावा किया गया कि जांच की जानकारी लीक होने की वजह से मौका वारदात से लेकर दूसरी जगहों पर मीडिया और आम लोग पहुंच रहे हैं, जिससे सबूत नष्ट होने का अंदेशा है। इसके अलावा 6 महीने पहले हुए कत्ल में सबूतों और गवाहों को खोजने के लिए दिल्ली पुलिस के पास तकनीकी और वैज्ञानिक उपकरणों की भी कमी है। इन वजहों से हत्याकांड की गुत्थी दिल्ली पुलिस की बजाय सीबीआई ही सुलझा सकती है। वहीं ताजमहल परिसर में नमाज पढ़ने की घटना ने एक बार फिर विवाद खड़ा कर दिया है। ताजमहल परिसर में एक बार फिर नमाज पढ़ी गई। नियमों को ताक पर रखकर 2 लोगों ने ताजमहल के गार्डन में नमाज पढ़ी। इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एएसआई ने मामले की जांच कर कार्रवाई करने की बात की है। यूपी के बांदा में रोडवेज की बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में गिर गई। इस हादसे में बस में सवार 5 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं 40 से ज्यादा यात्रियों को मामूली चोटें आई।
लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट इलाके में हुई चोरी ने सबको हैरान कर दिया है। चोरों ने रिवर फ्रंट के दोनों तरफ लगे 20 खंभों से लाइट चोरी कर ली है। कड़ी सुरक्षा होने के बावजूद हुई इस चोरी ने पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अग्निपथ योजना के तहत महिला उम्मीदवारों के लिए आज जबलपुर में भर्ती रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से आई करीब 5000 लड़कियां शामिल रही। श्रद्धा हत्याकांड में दिल्ली पुलिस ने सबूतों की तलाश में 5 राज्यों में अभियान सा छेड़ दिया, जिसके तहत दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, हिमाचल और उत्तराखंड में सुराग और सबूतों की खोज में हलचल तेज दिखी। खासकर हत्याकांड के केंद्र दिल्ली में तो दिल्ली पुलिस आकाश पाताल एक करने पर उतारू नजर आई, जहां उसके हाथ एक और सीसीटीवी फुटेज लगा, जो 18 अक्टूबर सुबह 4 बजे का बताया गया, जिसमें आफ्ताब गली नंबर 1 से अपने घर लौटता दिखा। शक है कि श्रद्धा के शव के कुछ टुकड़ों को फेंककर वो लौट रहा था। इससे पहले भी पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज हाथ लगी थी, जिसमें वो बैग लेकर जाता दिखा। इसके बारे में भी दावा किया गया कि वो शव के टुकड़ों को मेहरौली के जंगल में फेंकने के लिए जाते समय का है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक आफ्ताब पूछताछ में कबूल कर चुका है कि वो मई महीने से ही रात 2 बजे के आसपास शव के टुकड़ों को जंगल में फेंकने जाता था। तो जानकारी मिली है कि उसके मुताबिक आफ्ताब ने पूछताछ में श्रद्धा की हत्या से जुड़े कई राज उगले, लेकिन कई बार बयान बदलने की वजह से पुलिस के लिए उसकी बात पर पूरी तरह भरोसा करना मुश्किल हो गया। इसलिए जब भी उसके बयान में अंतर मिलता, दिल्ली पुलिस उसकी तस्दीक करने में जुट जाती। यही वजह है कि दिल्ली में क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए दिल्ली पुलिस अब तक 3 बार आफ्ताब को लेकर मेहरौली वाले फ्लैट में जा चुकी है। एक दिन पहले उसकी कार की भी अच्छी तरह जांच की गई और साथ साथ मेहरौली के जंगल में भी पुलिस लगातार सबूत ढूंढती दिखी और बताया गया कि इस मेहनत का नतीजा भी मिला, जब खोपड़ी के नीचे वाले हिस्से की एक हड्डी मिली, जिसके श्रद्धा की होने का शक है। अब तक मिले 21 शव के टुकड़ों को जांच के लिए भेज दिया गया है। यही नहीं, दिल्ली पुलिस को पूछताछ में आफ्ताब ने मेहरौली के पास मैदान गढ़ी वाले तालाब का जिक्र किया, तो जांच टीम एमसीडी के लोगों के साथ यहां भी दल बल के साथ पहुंच गई और तालाब के पानी को निकालकर श्रद्धा के शव के टुकड़े ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी गई। और इसके साथ ही दिल्ली पुलिस की कुछ और टीमें मेहरौली से लेकर गुरुग्राम तक सक्रिय रही, तो 5 अफसरों वाली एक और टीम मुंबई में जांच के काम में एड़ी चोटी का जोर लगाती दिखी। और ऐसा हुआ तो आफ्ताब पर शिकंजा कसने के लिए उसके दोस्तों, श्रद्धा के दोस्तों और इस केस की जांच के दौरान जिन लोगों के नाम सामने आए, उन्हें बुलाकर धड़ाधड़ बयान दर्ज करने शुरू कर दिए। इस लिस्ट में गुडलक पैकर्स एंड मूवर्स के गोविंद यादव का भी नाम जुड़ गया। दरअसल गुडलक पैकर्स एंड मूवर्स से ही 5 जून को आफ्ताब ने मुंबई से कुल 37 सामान दिल्ली मंगवाए थे, जिसके एवज में 20,000 रुपए का भुगतान किया था। दिल्ली पुलिस आई थी जांच के लिए, हाउस होल्ड घर का सामान, ये फ्रिज या कपड़े बर्तन। जांच टीम को दिल्ली मंगाए गए सभी सामान की लिस्ट मिल गई। अब पुलिस ये जानना चाहती है कि आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या के 18 दिन बाद ही ये सामान क्यों मंगवाए। ये सामान आफ्ताब के वसई वाले उस फ्लैट से मंगाया गया, जहां वो मुंबई में श्रद्धा के साथ आखिरी बार रहा था। यानी श्रद्धा हत्याकांड की जांच करने वाली टीम ऐसा कोई पहलू नहीं छोड़ना चाहती जिससे केस को सुलझाने में दिक्कत हो। यही वजह रही कि श्रद्धा और आफ्ताब के रिश्ते के बारे में बताने वाले दिल्ली पुलिस की रेडार पर है। और जांच टीम ने गॉडविन नाम के उस शख्स को भी बुलाया, जिसने एक बार आफ्ताब की शिकायत श्रद्धा की मौजूदगी में मुंबई के एक थाने में तब दर्ज कराई थी जब श्रद्धा को आफ्ताब ने बुरी तरह पीटा था। गॉडविन ने पुलिस को बताया कि एक बार पहले भी आफ्ताब ने श्रद्धा का गला दबाने की कोशिश की थी और पिटाई के बाद जख्मी श्रद्धा को उसी ने अस्पताल में भर्ती करवाया था। मैं उनको एक हॉस्पिटल लेके गया था जहाँ से उनको प्रिस्क्राइब ड्रग चाहिए था। जिस वक्त ये मामला सामने आया था, उस वक्त श्रद्धा मुंबई के एक कॉल सेंटर में काम करती थी, जहां अपने तब के मैनेजर करण से उसकी दोस्ती हो गई थी, जिसने पिटाई की बात जानने के बाद गॉडविन को श्रद्धा की मदद करने के लिए कहा था। दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा के पूर्व मैनेजर से भी उस घटना और आफ्ताब के बारे में जानकारी ली। जो मैंने जो व्हाट्सएप चैट्स थे, वही चीज़ें मैंने पुलिस के साथ शेयर की और कुछ शेयर नहीं किया। जाहिर है श्रद्धा और आफ्ताब के लिंक मुंबई में जहां जहां भी मिले, पुलिस ने वही सुराग तलाशने शुरू कर दिए। इसी कोशिश में कई और लोगों से पूछताछ तय है, लेकिन इससे पहले उन लोगों से पूछताछ हो रही है जो अब तक इस केस में सामने आ चुके हैं। इसी वजह से श्रद्धा की कंपनी के पूर्व मैनेजर करण बेरी के अलावा श्रद्धा की दोस्त शिवानी का बयान भी पुलिस ने दर्ज किया। जांच से जुड़े सूत्रों के मुताबिक आफ्ताब ने 2018-19 में श्रद्धा से दोस्ती की और इसी के साथ साथ 4 दूसरी लड़कियों से भी नजदीकी बढ़ा ली। अब पुलिस उन 4 लड़कियों में 2 के संपर्क में है, जिनके साथ आफ्ताब डेटिंग कर चुका है। इनके बयान लेने के लिए अब भी दिल्ली पुलिस को 2 लड़कियों की तलाश है। पुलिस जानना चाहती है कि आफ्ताब के संपर्क में आई कोई और लड़की लापता तो नहीं और जिनके साथ आफ्ताब के रिश्ते रहे, उनके साथ उसका व्यवहार कैसा था।
सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की कि ये चारों लड़कियां हिंदू हैं। श्रद्धा हत्याकांड के बाद आफ्ताब के चेहरे से जैसे जैसे नकाब हटने लगा, उसे दोस्त मानने वाले भी हैरान नजर आने लगे। तो यही डिमांड करूंगा कानून से कि उसको सख्त से कड़ी कार्रवाई हो उसके ऊपर, और जल्द से जल्द उसका कुछ फैसला है, या तो फांसी या तो उम्र कैद, वो अपने कानून के ऊपर है। टर्की के लड़ाकू विमानों ने सीरिया और इराक में 89 टारगेट्स को निशाना बनाते हुए जमकर बमबारी की, जिसकी वजह से नॉर्थ सीरिया में ही 31 लोगों की मौत हो गई। जबकि ये हवाई हमला रविवार को सूरज उगने से पहले अंजाम दिया गया, जिसमें टर्की के F-16 फाइटर जेट्स ने अहम किरदार अदा किया। इन लड़ाकू विमानों ने एक के बाद एक सीरिया और इराक के चुनिंदा इलाकों को निशाना बनाते हुए बमबारी की, जिससे दोनों देशों में हड़कंप मच गया। ताबड़तोड़ हमलों के बाद सीरिया में मौत का मातम पसर गया। 31 लोगों की जान चली गई, जबकि कई घायल हो गए। तो वहीं खुद को बचाने के लिए लोग सड़कों पर भागते नजर आए। टर्की के हवाई हमलों से सीरिया और इराक में बुनियादी ढांचों को भी नुकसान पहुंचा, जबकि गाड़ियां कबाड़ में तब्दील हो गई। टर्की ने F-16 फाइटर जेट से किए गए इन हमलों को एयर स्ट्राइक बताया। और वहां के रक्षा मंत्री हुलूसी अकार ने इस एयर स्ट्राइक का निरीक्षण एक ऑपरेशन सेंटर से किया। उन्होंने इस हमले के बाद फाइटर पायलट्स और ग्राउंड स्टाफ को बधाई भी दी। यही नहीं, टर्की के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि ये कार्रवाई इस्तांबुल में हुए विस्फोट में 6 लोगों की मौत और 80 लोगों के घायल होने के बाद की गई। उसका मकसद अपने 8.5 करोड़ नागरिकों और सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। Aim is to ensure the security of our 85 million citizens and our borders and to respond to any treacherous attack on our country. In this context, the operation was carried out against terrorist targets in northern Iraq and Syria since midnight. दरअसल 13 नवंबर को इस्तांबुल के एक व्यस्त बाजार में आतंकी हमला हुआ था। टर्की ने इस धमाके के लिए कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी को जिम्मेदार ठहराया था। तो बताया जाता है कि कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी इराक और सीरिया से ही ऑपरेट करती है। दूसरी तरफ अमेरिका विदेश मंत्रालय ने 2 दिन पहले यानी शुक्रवार को ही टर्की की संभावित सैन्य कार्रवाई की आशंका जताई थी। अमेरिका ने अपने नागरिकों को उत्तरी सीरिया और इराक की यात्रा न करने की सलाह दी थी। अब दिल्ली के छावला गैंगरेप और मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली सरकार याचिका दायर करेगी। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के उपराज्यपाल V.K. सक्सेना ने राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने की मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार का पक्ष रखने के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी को नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि 2012 में दिल्ली के छावला इलाके में 3 दोषियों ने 19 साल की लड़की का गैंगरेप किया था और बाद में उसकी हत्या कर दी थी। इस मामले में पहले निचली अदालत और फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने तीनों दोषियों को मौत की सजा सुनाई थी। लेकिन इसी साल 7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने गैंगरेप और मर्डर के तीनों दोषियों को बरी करने का फैसला सुनाया था। वहीं उज्जैन रेलवे स्टेशन पर आज एक बड़ा हादसा हो गया। उज्जैन रेलवे स्टेशन पर एक पैसेंजर ट्रेन में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक ट्रेन की एक बोगी पूरी तरह जलकर खाक हो गई। उदयपुर में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। मरने वालों में 4 बच्चे और एक दंपति शामिल है। पुलिस का दावा है कि परिवार के मुखिया ने सभी को मारकर खुद भी आत्महत्या कर ली। महाराष्ट्र के पुणे में एक ट्रक का ब्रेक फेल होने के बाद ट्रक ने सड़क पर दौड़ रही 48 गाड़ियों को टक्कर मार दी। इस हादसे का संज्ञान लेते हुए सीएम एकनाथ शिंदे ने पुलिस प्रशासन को जांच के आदेश दे दिए हैं। लखनऊ के महानगर इलाके में आज प्रशासन ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई की। बिल्डर ने 3 मंजिला परमिशन मिलने के बाद इमारत 5 मंजिला बना ली थी, जिसके बाद लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कार्रवाई करने का फैसला किया। और श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आफ्ताब के घर से पुलिस को एक हथौड़ा मिला है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बायोलॉजिकल सबूत भी पुलिस को मिले हैं आफ्ताब के घर से, और पुलिस को घर से नाखून के टुकड़े भी मिले हैं। ये कुछ ताजा सबूत है, ताजा चीजें हैं जो पुलिस को बरामद हुई हैं आफ्ताब के घर से। एक हथौड़ा, नाखून के कुछ टुकड़े और बायोलॉजिकल सबूत पुलिस को बरामद हुए हैं आफ्ताब के मेहरौली वाले फ्लैट से। और इन सब का श्रद्धा हत्याकांड में क्या रोल रहा होगा, क्या कुछ इनके मायने हैं आने वाले समय में, ये सभी चीजें जो है FSL की मदद से लेबोरेटरी तक पहुंचाएगी दिल्ली पुलिस। इनकी जांच की जाएगी। नाखून के टुकड़े किसके हैं ये पता लगाने की कोशिश अब पुलिस करेगी।
अब गुजरात के सुरेंद्रनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और गांधी परिवार पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री के औकात दिखा देने वाले बयान पर पलटवार किया। इसके लिए पीएम मोदी ने सुरेंद्रनगर में एक जनसभा को संबोधित किया। मंच से उन्होंने कांग्रेस पर अहंकार की भाषा बोलने का आरोप लगाया। मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे। अरे माँ बाप, તમે તો બધા રાજ પરિવારો છો, હું તો એક સામાન્ય પરિવારનું સંતાન છું। पीएम मोदी ने कांग्रेस से औकात बनाने का खेल छोड़ विकास के मुद्दे पर चर्चा करने की अपील की। अरे તમે મને નીચ પણ કહ્યો, નીચી જાતિનો પણ કહ્યો, અરે તમે તો મને મોતનો સોદાગરો પણ કહ્યો, અરે તમે તો મને ગંદી નાળીનો કીડો પણ કીધો। पीएम मोदी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर पहली बार खुलकर निशाना साधा। જેમને ભારતની જનતાએ પદ પરથી હટાવી દીધા છે, એવા લોકો પદ માટે યાત્રા કરી રહ્યા છે। प्रधानमंत्री ने नवसारी में भी चुनाव प्रचार किया। और आखिरकार कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी गुजरात चुनाव प्रचार में कूद पड़े। महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा बीच में छोड़कर उन्होंने आज सूरत और राजकोट में चुनावी रैलियां की, जिसमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी राज में आदिवासियों की जमीन छीनकर उद्योगपतियों को दी जा रही है। हमने आपको मनरेगा दिया, रोजगार दिया, स्कॉलरशिप्स दी, बच्चों को जमीन का अधिकार दिया, ये आपको नहीं देते, ये सिर्फ आपकी जमीन आपसे छीनते हैं। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने छोटा उदयपुर में रैली की। इस दौरान सीएम योगी ने कांग्रेस पर आस्थाओं और महापुरुषों का सम्मान नहीं करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने तो सरदार साहब को भी सम्मान नहीं दिया और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भी सम्मान नहीं दिया। सीएम योगी ने दावा किया कि बीजेपी ही बगैर भेदभाव के विकास कर सकती है। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के अमरेली में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने खुली कार पर सवार होकर अमरेली के रास्तों पर चुनाव प्रचार किया और गुजरात के लोगों को महंगाई से मुक्ति दिलाने का वादा किया। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने भारत माता की जय के नारे लगाए। सीएम केजरीवाल ने कहा कि गुजरात में बदलाव की आंधी चल रही है। फ्री की रेवड़ी दे रहा है, मैं फ्री की रेवड़ी जनता को देता हूं, तुम फ्री की रेवड़ी अमीरों को देते हो। सीएम केजरीवाल ने कहा कि अगर राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो 1 मार्च 2023 से राज्य के लोगों का बिजली का बिल 0 होगा। तो भाई आपके घर की बिजली के बिल भरेगा, ये मेरी गारंटी है, केजरीवाल की गारंटी पक्की होती है। सीएम केजरीवाल ने युवाओं को रोजगार देने का भी वादा किया। राजस्थान के श्री गंगानगर में रेगिस्तान में जबरदस्त धमाके के बाद धूल का गुबार उठता दिखाई दिया। बताया गया कि यहां भारतीय सेना और वायुसेना का संयुक्त युद्धाभ्यास चल रहा है, जिसे ऑपरेशन शत्रुनाश नाम दिया गया है। राजस्थान में पाकिस्तान से सटी सरहद पर सेना के इस युद्धाभ्यास ने दुश्मन के कान खड़े कर दिए हैं। तोप के गोलों की धमक और लड़ाकू हेलीकॉप्टर की गर्जना दूर तक सुनाई दे रही है। इस संयुक्त युद्धाभ्यास में भारतीय सेना के टैंक और वायुसेना के हेलीकॉप्टर शामिल हुए। रेगिस्तान में एक असल युद्ध क्षेत्र जैसा माहौल तैयार कर सैन्य कार्रवाई की ड्रिल की गई। इस दौरान हेलीकॉप्टर से एरियल इंस्पेक्शन किया गया और सैनिकों को मैदान में ड्रॉप किया गया और फिर दुश्मन को कमजोर करने के लिए टारगेट पर अटैक शुरू हुए। अभ्यास के दौरान स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर रुद्र ने रॉकेट फायर किए। इसके बाद भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने हवा में एक ही जगह पर रुककर ताबड़तोड़ फायरिंग की। भारतीय वायुसेना के अपाचे हेलीकॉप्टर्स ने दुश्मन के पक्के ठिकानों पर रॉकेट से हमला किया। इस बीच दुश्मन को चकमा देते हुए टैंक आगे बढ़े, साथ में बख्तरबंद गाड़ियों के साथ कुछ सैनिक भी दिखाई दिए। इससे हमला करने के बाद ये सैनिक दुश्मन के ठिकानों पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ गए। पाकिस्तान से सटी सरहद पर चल रहे युद्धाभ्यास शत्रुनाश में भारतीय सेना की लंबी दूरी के फायरिंग वेपन्स के साथ साथ मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से भी हमला किया गया। इस ड्रिल के दौरान रेगिस्तान में एक ठिकाने पर 4 ग्रेड MLRS तैनात किए गए। इसके बावजूद मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से अंधाधुंध रॉकेट फायर किए। अभ्यास में 155 मिलीमीटर कैनन वाली सारंग तोप और 105 मिलीमीटर की फील्ड गन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो युद्ध क्षेत्र में तो सबसे पीछे तैनात की जाती है, लेकिन उनकी हमला करने की क्षमता बेहद दूर की होती है।
इस एक्सरसाइज में दुश्मन की मोर्चाबंदी पर अलग अलग हमले कर उसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया। दुश्मन पर फाइटर जेट्स, लड़ाकू हेलीकॉप्टर, लंबी दूरी तक मार करने वाली आर्टिलरी गन्स, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर ग्रेड और T-90, T-72 टैंकों के फायर हो चुके हैं। अब दुश्मन कमजोर पड़ चुके हुए दुश्मन के इलाके पर कब्जा करने के लिए इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स आगे बढ़ रहे हैं। इस युद्धाभ्यास में भारतीय सेना और वायुसेना ने मिलकर प्रैक्टिस की ताकि असल युद्ध की स्थिति में दोनों सेनाओं का तालमेल दुश्मन पर भारी पड़े। अब ट्विटर में चल रही उठापटक के बीच एलन मस्क की कार कंपनी टेस्ला भी एक नई मुश्किल में फंस गई है। जानकारी के मुताबिक तकनीकी गड़बड़ी की वजह से टेस्ला ने 3 लाख से ज्यादा कारों को रिकॉल किया है, यानी मरम्मत के लिए वापस मंगवाया है। बताया जा रहा है कि टेस्ला की गाड़ियों की टेल लाइट यानी पीछे की लाइट में सॉफ्टवेयर से जुड़ी कुछ दिक्कत आ रही है। टेस्ला की कार खरीदने वाले कई ग्राहकों ने शिकायत की थी कि उनकी गाड़ी की टेल लाइट सही से काम नहीं कर रही है और अपने आप जलती बुझती रहती है। सबसे ज्यादा शिकायत टेस्ला की मॉडल 3 और मॉडल Y के बारे में मिली है। शिकायत मिलने के बाद टेस्ला ने 3,21,000 कारों को रिकॉल किया है ताकि उनकी जांच की जा सके। जांच के बाद कारों की मरम्मत की जाएगी और फिर ग्राहकों को लौटा दिया जाएगा। इंडोनेशिया के मुख्य द्वीप जावा में 5.4 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका एपिसेंटर शिजुआजुद शहर था, जो जकार्ता से सिर्फ 75 किलोमीटर की दूरी पर है। भूकंप की वजह से 40 से ज्यादा लोगों की यहां मौत हो गई, जबकि करीब 300 लोग घायल हुए हैं। जबकि लगभग 1 दर्जन से ज्यादा इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। कच्चे मकान मलबे में तब्दील हो गए, जबकि पक्के मकानों की दीवारों में दरारें आ गई और उनकी बुनियाद हिल गई। ग्रेटर जकार्ता में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। राजधानी में गगनचुंबी इमारतें 3 मिनट से अधिक समय तक हिलती रही और कुछ को खाली करा लिया गया। भूकंप इतना तेज था कि लोग अपने घरों और दफ्तरों से बाहर निकल गए। Di posisinya lagi seperti biasa aja, aktivitas di kantor, di kubikel gitu, terus lagi buat laporan. Tahu-tahu goyang. Nah biasanya kan memang gedung kami kan memang agak lentur ya, jadi इंडोनेशिया में भूकंप आना आम बात है, लेकिन जकार्ता में उन्हें महसूस करना असामान्य घटना है। यही वजह रही थी कि यहाँ के लोग खौफजदा नजर आए। इससे पहले फरवरी में पश्चिमी सुमात्रा प्रांत में 6.2 तीव्रता के भूकंप में कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई थी और 460 से अधिक घायल हो गए थे। वहीं अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस आज फिलीपींस पहुंची। फिलीपींस की राजधानी मनीला में लोगों ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि अमेरिका फिलीपींस सरकार को सैन्य मदद देकर देश में जंग के हालात पैदा करना चाहता है। यूक्रेन ने आज रूस के कब्जे वाले डोनेस्क इलाके में मिसाइलें दागी। यूक्रेन के इस हमले में एक तेल डिपो पर भीषण आग लग गई। रूस ने इस साल सितंबर में डोनेस्क पर कब्जे का ऐलान किया था। यूक्रेनी सैनिक रूस के हमलों के खिलाफ लगातार पलटवार कर रहे हैं। वहीं अब यूक्रेनी सैनिकों ने पीछे छूटे रूसी हथियारों की मरम्मत कर उनका इस्तेमाल शुरू कर दिया है। तमाम कोशिश के बावजूद चीन में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। हालातों को देखते हुए राजधानी बीजिंग में अब सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। बता दें, बीजिंग में पहले ही लॉकडाउन लगा दिया गया था, लेकिन स्कूल्स को खुला रखा गया था। फ्रांस की राजधानी पेरिस में क्रिसमस की तैयारियां जोरों पर हैं। पेरिस के मशहूर शॉन्जलीजे और आईफिल टावर पर खास लाइटिंग की गई है। एमसीडी चुनाव से पहले बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक और स्टिंग जारी किया। इस स्टिंग ऑपरेशन को आम आदमी पार्टी के ही कार्यकर्ता और रोहिणी वार्ड नंबर 54 से टिकट की दावेदार बिंदु श्रीराम ने किया, जिसमें बिंदु श्रीराम आम आदमी पार्टी के ही नेता पुनीत गोयल और दिनेश श्रॉफ से बातचीत करती दिख रही हैं। बिंदु का आरोप है कि उससे टिकट के लिए 80 लाख रुपए मांगे गए। अपने को लेटेस्ट जो पेमेंट देनी है वो कितनी देनी है? आज तो हम आधी तो मैं अभी देने को तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फायदा नहीं मेरे हिसाब से, तो पूरा अमाउंट एक बार में जाए ना। नहीं। बिंदु श्रीराम ने आम आदमी पार्टी के नेता आर पठानिया से भी टिकट और पैसों को लेकर हुई बातचीत रिकॉर्ड कर ली। भाई मैंने तो बोल दिया, तुमने सोमवार बोला था कि बीच में सैटरडे संडे आ गया तो मैं तो क्या। बिंदु श्रीराम ने आरोप लगाया कि टिकट बेचकर पैसे इकट्ठा करने का काम आम आदमी पार्टी के विधायक और एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक कर रहे हैं। मैं सिर्फ आम आदमी पार्टी का चेहरा पूरे भारत की जनता के सामने लाना चाह रही थी कि क्या है अरविंद केजरीवाल और क्या है आम आदमी पार्टी। टिकट नहीं मिलने के बाद ये स्टिंग बिंदु श्रीराम ने बीजेपी को सौंप दिया। भाई मैंने तो बोल दिया, तुमने सोमवार बोला।
और मीडिया के सामने स्टिंग लेकर आई बीजेपी ने कहा कि आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय, आतिशी, सौरभ भारद्वाज वाली कमेटी ने उम्मीदवारों के टिकट तय किए। बीजेपी नेताओं ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा। इसके लिए बीजेपी नेता संबित पात्रा और विजेंद्र गुप्ता ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान संबित पात्रा ने कहा कि आम आदमी पार्टी उगाही के दलदल में फंसी है कि भ्रष्टाचार के दलदल में अरविंद केजरीवाल जी और उनकी आम आदमी पार्टी आज डूबी हुई है, पूरी तरह से सड़ी हुई है। बीजेपी ने कहा कि दिल्ली की जनता ने देख लिया कि खुद को कट्टर ईमानदार बताने वाले कितने कट्टर भ्रष्टाचारी हैं। कि हम इस बात की जांच की मांग करते हैं और इस मामले को तुरंत एसीबी जो है कॉग्निजेंस ले और इन लोगों को गिरफ्तार करे। इससे पहले भी बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ स्टिंग जारी किया था। इस स्टिंग को बीजेपी की नौटंकी बताते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा कि उनके ऊपर लगे आरोपों की जांच में ना पहले कुछ मिला और ना अब कुछ मिलेगा। पार्टी ने बीजेपी पर लोगों को गुमराह करने समेत कई आरोप लगाए। इसके लिए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि बीजेपी वालों के पास कहानियां बनाने के अलावा कुछ काम नहीं। पुराने स्टॉक मिल गया इनको, मनोहर कहानियां हो कहीं से, वहीं से उठाते हैं, सुबह इनका कुछ करते हैं, फिर आ जाते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप पांडे ने स्टिंग को फर्जी बताया। दिलीप पांडे ने दावा किया कि बीजेपी एमसीडी चुनाव हार रही है। इस सब के बावजूद आम आदमी पार्टी ने आज एमसीडी चुनाव के लिए नया कैंपेन शुरू किया। पार्टी ने केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का पार्षद अभियान के तहत दिल्ली की जनता को जागरूक करने का दावा किया। इसके लिए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया एक पोस्टर लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे। पोस्टर पर लिखा था, केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का पार्षद। कैंपेन लॉन्च करते हुए सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी ने नगर निगम में अपने पिछले 15 साल के कार्यकाल में कुछ नहीं किया। 15 साल में जनता भारतीय जनता पार्टी का एक भी काम नहीं गिनाती। सिसोदिया ने दावा किया कि एमसीडी में केजरीवाल की सरकार बनेगी। बीजेपी ने सिसोदिया के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि हमेशा दिल्ली से बाहर रहने वाले अरविंद केजरीवाल को एमसीडी का काम कैसे नजर आएगा। दिल्ली में रहते नहीं, कभी जाके देखिए भारत दर्शन पार्क, कितना बेहद खूबसूरत पार्क बनाया है, जाके देखिए ना, कभी दिल्ली में रहे तो पता लगेगा ना अरविंद केजरीवाल साहब। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी से सवाल किया कि क्या केजरीवाल मेयर पद के उम्मीदवार होंगे। रूस की राजधानी मॉस्को के इंडस्ट्रियल इलाके से काले धुएं का गुबार उठता दिखा। ये काला घना धुआं आसमान में दूर तक दिखाई दे रहा था। बताया गया कि ये धुआं एक वेयरहाउस में लगी आग की वजह से उठ रहा है, जो मॉस्को के 3 स्टेशन स्क्वायर के पास मौजूद है। ये आग रविवार को एक गोदाम में भड़की और देखते ही देखते करीब 9,900 स्क्वायर फीट इलाके में फैल गई। आग लगने की खबर मिलते ही 80 फायर फाइटर्स को मौके पर रवाना किया गया ताकि आग की लपटें आसपास के इलाके को अपनी चपेट में न ले सकें। रूस के इमरजेंसी डिपार्टमेंट ने जानकारी दी कि आग पर काबू पाने के लिए 3 KA-52 हेलीकॉप्टर भी लगाने पड़े। सिर्फ यही नहीं, आग बुझाने के लिए एक स्पेशल ट्रेन की मदद भी ली गई। बताया जा रहा है कि आग की वजह से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। यूपी के मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे की एक सर्विस लेन के पास शुक्रवार को सूटकेस में मिले शव की पहचान हो गई है। पुलिस के मुताबिक ये शव दिल्ली के बदरपुर की रहने वाली 21 साल की एक युवती का था, जिसकी हत्या के बाद उसका शव लाल सूटकेस में बंद कर मथुरा के राया क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे फेंक दिया गया था। पुलिस के मुताबिक पीड़ित का कत्ल उसके पिता ने ही किया था। युवती के पिता ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसके परिवार के उसकी मां और उसके भाई आए हैं, उन्होंने उसकी पहचान की है। ये लोग बदरपुर थाना क्षेत्र दिल्ली के रहने वाले हैं। पीड़ित 17 नवंबर से अपने घर से लापता थी। पुलिस अब उसके कॉल डिटेल रिकॉर्ड को खंगाल रही है और हाईवे पर लगे सीसीटीवी फुटेज की भी जांच कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि वो दिल्ली से मथुरा कैसे पहुंची। बलूचिस्तान में चीन और पाकिस्तान की एक और साजिश का पर्दाफाश हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान में विद्रोहियों का दमन करने के लिए चीन में बने CH-48 ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रही है। दरअसल चीन ने पाकिस्तान को जनवरी 2021 में 5 काय होंग 4 मल्टी रोल UAV दिए थे, जो ऊंचाई वाले इलाकों में भी कारगर होते हैं। लेकिन बाद में पता चला कि ये काय होंग 4 नहीं बल्कि CH-48 ड्रोन थे। इन ड्रोन्स का इस्तेमाल करने में ग्वादर के पसनी में मौजूद चीनी सेना की टुकड़ी पाकिस्तानी फौज की मदद कर रही है। पसनी में पाकिस्तान की सेना का हवाई स्टेशन भी है, जिसे PNS मकरान कहा जाता है। बताया जा रहा है कि यहीं से पाकिस्तान की सेना बलोच विद्रोहियों पर ड्रोन हमले कर रही है। हालांकि पाकिस्तानी फौज ने बलूचिस्तान में नवंबर की शुरुआत में SSG कमांडोज के साथ UAV, लड़ाकू जेट और गनशिप हेलीकॉप्टर्स की तैनाती की थी, जिसके बाद उसने बोलन क्षेत्र में बलूच विद्रोहियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमलों को अंजाम दिया था।
हालांकि इस दौरान बोलन में बलोच विद्रोहियों ने पाकिस्तान सेना के 2 SSG कमांडोज को मौत के घाट भी उतार दिया था। पालतू कुत्ते के काटने की घटनाओं के बीच मेरठ नगर निगम ने नया प्रस्ताव पास किया है। मेरठ नगर निगम ने पालतू कुत्ते के काटने पर मालिक से 10,000 रुपए वसूलने का प्रस्ताव पास कर दिया है। शख्स के इलाज और भुगतान के लिए मालिक से ये 10,000 का जुर्माना लिया जाएगा। वहीं ग्रेटर नोएडा में कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की गौर सिटी सोसाइटी में एक पालतू कुत्ते ने बच्चे पर झपट्टा मार दिया। गनीमत की बात ये रही कि बच्चे को चोट नहीं आई। MP के छतरपुर में 2 महिलाओं ने ज्वेलर्स की दुकान पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। ज्वेलरी देखने के बहाने महिलाओं ने सोने की चेन पार कर ली। शिकायत के बाद पुलिस ने CCTV वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी है। यूपी के फर्रुखाबाद में पुलिस ने अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस के मुताबिक इन हथियारों को आने वाले चुनाव में अशांति फैलाने के लिए तैयार किया जा रहा था। यूपी के आजमगढ़ में एक बस की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। हादसे के दौरान बस स्पीड में थी, इसलिए जब बस और बाइक की टक्कर हुई तो बाइक बस के निचले हिस्से में फंस गई, जिसकी वजह से बाइक काफी दूर तक घसीटती चली गई। बताया जा रहा है कि सड़क से रगड़ खाने के बाद बाइक से चिंगारी निकलने लगी और बस में आग लग गई। देखते ही देखते आग इतनी विकराल हो गई कि जब तक बस में सवार यात्री बस से बाहर निकल पाते, कई यात्री आग की चपेट में आ गए। पीछे सीट पे थे हम लोग, बहुत मुश्किल से हम लोग निकले हैं। फिर भी निकलते निकलते पैरों में छाले पड़ गए, जल गए थे। कुछ ही देर में पूरी बस आग का गोला बन गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची और राहत बचाव काम शुरू किया। दोनों ही ऑन स्पॉट की डेथ हो गई है और बस में सवार 3 सवारियों को बहुत छुटपुट चोट आई है। इस हादसे में बाइक पर सवार दोनों युवकों की मौत हो गई, जबकि बस में सवार कई यात्री मामूली रूप से घायल हुए हैं। हालांकि बस में रखा यात्रियों का सामान जलकर राख हो गया। कर्नाटक के मंगलुरु में शनिवार को एक ऑटो रिक्शा के अंदर हुए ब्लास्ट के बारे में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने ऑटो में ब्लास्ट को आतंकी वारदात बताते हुए साजिश रचने वाले मुख्य आरोपी की पहचान करने का दावा भी किया है। साथ ही ये भी बताया कि आरोपी का मंसूबा भीड़ भाड़ वाली जगह पर धमाके को अंजाम देना था ताकि तबाही बड़ी हो। पुलिस के मुताबिक आरोपी शारिक ने बम को प्रेशर कुकर के अंदर छिपा कर रखा था ताकि किसी को शक न हो, लेकिन वो बम ऑटो में ही फट गया। इस धमाके में आरोपी शारिक भी घायल हो गया। हादसे के वक्त तो किसी को भी शारिक पर शक नहीं हुआ, लेकिन मामले की जाँच आगे बढ़ी तो जाँच एजेंसियों के कान खड़े हो गए। On 19th of November at around 4:40 p.m. one low-intensity blast has taken place near Nagori at the outskirts of Mangalore city. One auto in which one passenger was carrying on bag. पुलिस के मुताबिक आरोपी शारिक के तार PFI और आतंकी संगठन ISIS से जुड़े हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी के घर से बम बनाने का सामान भी बरामद हुआ है। ಕೆಲವು ಜನದ ವಿಚಾರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ವಿಚಾರಣೆ ಸಲುವಾಗಿ ಮೈಸೂರಿಂದ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಆ ನಂತರ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಿಟಿಯಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ बताया जा रहा है कि आरोपी शारिक कट्टर विचारधारा से प्रभावित है और लंबे समय से बम ब्लास्ट की साजिश रच रहा था, लेकिन वो कहीं बम प्लांट कर पाता उससे पहले ही बम ऑटो में धमाके के साथ फट गया। पहले तो पुलिस को ये नॉर्मल ब्लास्ट लगा, लेकिन विस्फोटक मिलने से जब जांच शुरू हुई तो पुलिस की सुई शारिक की तरफ घूमी, जिसने पहले तो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने उसके घर जाकर तलाशी ली तो बम बनाने का सामान देख पुलिस के होश उड़ गए। पुलिस का कहना है कि शारिक एक ट्रेंड आतंकी है और वो पहले भी कई आतंकी संगठनों के लिए काम कर चुका है। पुलिस की जांच में ये भी सामने आया कि शारिक खुद को हिंदू बताकर लोगों के बीच रह रहा था। उसके पास से एक फर्जी आधार कार्ड भी मिला है, जिसके जरिए वो अपनी पहचान छिपा कर रहता था। ಮತ್ತೆ ಹಳೆ ಫೋಟೋ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಅದು ಹೋಲಿಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ। पुलिस और जांच एजेंसियां इस घटना का खुलासा करने के लिए अब कई जगह छापेमारी कर रही हैं। पुलिस को शक है कि शारिक का हाथ कोयम्बटूर ब्लास्ट में भी हो सकता है। बता दें कि 23 अक्टूबर को कोयम्बटूर में भी एक कार में धमाका हुआ था, जिसमें ISIS का संदिग्ध आतंकी जेमशा मुबीन मारा गया था। अब पुलिस मुबीन और शारिक के रिश्ते खंगालने में जुटी है। कतर में खेले जा रहे फीफा वर्ल्ड कप और भगोड़े जाकिर नायक का हैरान करने वाला कनेक्शन सामने आया है। जानकारी के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग और जहरीले भाषण देने के आरोपी जाकिर नायक को कतर सरकार ने दोहा बुलाया है। भगोड़ा जाकिर नायक वहां चल रहे फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान फैंस को इस्लामिक उपदेश देगा। कतर सरकार का मानना है कि जाकिर नायक के उपदेशों से इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार में मदद मिलेगी। भारत सरकार जाकिर नायक के NGO इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर 2026 तक के लिए पाबंदी लगा चुकी है। प्रतिबंध की मियाद बढ़ाते हुए भारत सरकार ने कहा था कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की गतिविधियां देश की सुरक्षा के लिए खतरा हैं।
भारत सरकार के मुताबिक जाकिर नायक एक खास धर्म के युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रेरित कर रहा है। 2016 में पहली बार प्रतिबंध लगाए जाने से पहले ही जाकिर नायक भारत छोड़कर भाग गया था और तभी से उसने मलेशिया में शरण ले रखी है। वहीं बर्फीले तूफान के बाद न्यूयॉर्क बर्फ की सफेद चादर में लिपटा नजर आया। न्यूयॉर्क के पश्चिमी इलाके में शुक्रवार को एक बेहद खतरनाक बर्फीला तूफान आया, जिसमें न्यूयॉर्क का हैम्बर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, जहां सड़कों पर 6 फीट से भी ज्यादा बर्फ जम गई और चलना तक मुश्किल हो गया। बर्फीले तूफान ने पूरे इलाके का यातायात ठप कर दिया। गाड़ियां जहां की तहां खड़ी रह गई। उन पर इतनी बर्फ जम गई कि सड़क पर खड़ी कुछ गाड़ियां तो बर्फ के टीले की तरह दिखाई देने लगी। लोग सड़कों पर फंस गए। बताया जा रहा है कि इस दौरान लगभग 90 एक्सीडेंट हुए। नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक करीब 290 लोगों को सड़कों से रेस्क्यू किया गया। 150 नेशनल गार्ड भी बर्फ हटाने और लोगों की मदद के लिए तैनात किए गए हैं। तूफान की चपेट में आने वाले घर मकान ऐसे दिख रहे हैं जैसे बर्फ के ही बने हों। पेड़ पौधों पर भी बर्फ की मोटी परत जमी हुई है। न्यूयॉर्क में सर्दियों की शुरुआत से करीब 1 महीने पहले ही बर्फीले तूफान ने दस्तक दे दी। गुरुवार को इरी और ओंटारिया झील से तूफानी हवाएं उठना शुरू हुई, जिनकी वजह से ये तूफान आया और पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। यहाँ मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और गंगवानी से कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार के खिलाफ एक महिला ने धार के नौगांव थाने में रेप का केस दर्ज कराया। महिला ने सिंघार पर घरेलू हिंसा और मानसिक प्रताड़ना का भी आरोप लगाया। इसके बाद कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार पर 376, 377 और 498 सहित आईपीसी की कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया। महिला खुद को उमंग सिंघार की पत्नी बता रही है। विधायक उमंग सिंघार के खिलाफ घरेलू हिंसा 498 है, 377, 376(1), 323, 294, 506 आईपीसी की धाराओं में मुकदमा कायम किया गया है। बीजेपी ने कहा है कि राज्य के कांग्रेस विधायकों के कथनी और करनी में कितना फर्क है, ये राहुल गांधी देख लें। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि विधायक निवास में पीड़ित महिला के साथ मारपीट की गई। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने मामला नौगांव थाने में धार जिले में दर्ज किया है। इससे पहले भी उमंग सिंघार एक महिला मित्र के सुसाइड मामले को लेकर सुर्खियों में रहे थे। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कतर के दौरे पर हैं। भारतीय समुदाय ने दोहा में आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का स्वागत किया। इस दौरान जगदीप धनखड़ स्थानीय लोगों के साथ ढोल बजाते नजर आए। उन्नीस 1985 बैच के पंजाब काडर के अधिकारी रहे अरुण गोयल भारत के नए चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। अरुण गोयल की नियुक्ति के साथ ही चुनाव आयोग में अब 2 चुनाव आयुक्त हो गए हैं। मॉरिशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह भारत के दौरे पर हैं। आज वो पहले अयोध्या पहुंचे और हनुमानगढ़ी में दर्शन किए। इसके बाद वो राम मंदिर निर्माण स्थल पर आरती में शामिल हुए। महाराष्ट्र में पुणे बेंगलुरु हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। यहाँ नावले पुल पर एक ट्रक इस कदर बेकाबू हुआ कि उसने 2-4 नहीं बल्कि हाईवे पर दौड़ती 48 गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिसके बाद हाईवे पर काफी दूर तक टूटी फूटी गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। बताया गया कि ये हादसा एक कंटेनर का ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ। तेज रफ्तार कंटेनर सतारा से मुंबई जा रहा था, तभी उसका ब्रेक फेल हो गया। इसके बाद बेकाबू कंटेनर कई गाड़ियों को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ता गया। कंटेनर की चपेट में आई गाड़ियों ने भी कई दूसरी गाड़ियों को टक्कर मारी और इस तरह कुल 48 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। हादसा इतना भयानक था कि हाईवे पर बिखरी गाड़ियों को देख लोगों के होश उड़ गए। सड़क पर चारों तरफ गाड़ियों का मलबा फैल गया। इस हादसे में कई लोगों को चोट आई है। वहीं कंटेनर का ड्राइवर भी हादसे में घायल हो गया है। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। चूंकि हादसा ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ, इसलिए ड्राइवर को गिरफ्तार नहीं किया गया। वहीं रूस की आर्टिलरी रेजिमेंट ने यूक्रेन पर जोरदार हमला किया, जिसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि अकेले पूर्वी क्षेत्र में रविवार को लगभग 400 हमले किए गए। दरअसल रूस ने इसी महीने यूक्रेन के दक्षिणी शहर खैरसोन से अपनी सेना वापस बुलाई थी, लेकिन उनमें से कुछ सैनिकों को रूस ने पूर्वी डोनेस्क और लुहांस्क इलाकों में मोर्चे को मजबूत करने के लिए तैनात कर दिया, क्योंकि ये एक औद्योगिक इलाका है। इसी बीच रूस ने अपनी नई हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल RS-28 सर्मट 2 का परीक्षण किया। इसे जमीन के अंदर मौजूद मिसाइल साइलों से छोड़ा गया, जिससे एक विशाल आग का गोला बन गया। तो जानकारी के मुताबिक ये मिसाइल लगभग 16,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से लक्ष्य को भेद सकती है। 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी रफ्तार से हमला करती है। दुनिया के किसी भी डिफेंस सिस्टम के पकड़ में आए बिना तबाही मचा सकती है।
ये मिसाइल केवल 6 मिनट में ब्रिटेन को खत्म करने की क्षमता रखती है। रूस के कर्नल जनरल सर्जेई कार्केव ने कहा कि RS-28 सर्मत मिसाइल का परीक्षण पूरी तरह से सफल रहा। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के परमाणु संयंत्र पर भी गोलीबारी हुई, जिस पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने सख्त ऐतराज जताया। उसने रूस और यूक्रेन दोनों को चेतावनी देते हुए कहा कि वो आग से खेल रहे हैं। दरअसल ज़ैपोरिज़िया स्थित परमाणु संयंत्र यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है, जो रूसी सेना के कब्जे में है। ऐसे में सवाल उठने लगे कि रूसी सेना ने जिस संयंत्र को अपने कब्जे में ले रखा है, उसी पर गोलाबारी क्यों करेगी। रूस ने आरोप लगाया कि गोलाबारी की ये वारदात यूक्रेन ने की। Kyiv regime does not stop its provocations aimed at creating the threat of a man-made catastrophe at the Zaporizhia nuclear power plant. तो वहीं संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने कहा कि ऐसी वारदात किसी भी समय भीषण परमाणु आपदा की वजह बन सकती है। शनिवार देर शाम और रविवार सुबह परमाणु संयंत्र परिसर में कुल 12 गोले गिरे। संयंत्र में मौजूद IAEA की टीम ने फौरन इसकी सूचना संयुक्त राष्ट्र को दी। दल ने बताया कि गोलाबारी से संयंत्र के कई भवन क्षतिग्रस्त हुए हैं, हालांकि रिएक्टर वाला इलाका सुरक्षित है। और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का हर दिन कोई ना कोई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता रहता है। ऐसा ही एक वीडियो देखिए। वैष्णो देवी और केदारनाथ जैसे इलाकों में आपने लोगों को गधे और खच्चर की सवारी करते देखा होगा, लेकिन अब गधे को इंसान की सवारी करते देखिए। दावा है कि ये वीडियो पाकिस्तान का है, जहां ये शख्स गधे को अपनी पीठ पर उठाकर बस के ऊपर चढ़ने लगा। अगर गाड़ी की समय समय पर मरम्मत और सही मेंटेनेंस ना की जाए तो कुछ ऐसा हो सकता है। ब्रेक लगते ही ये कार ऐसे बिखर गई मानो इस कार में एक भी नट बोल्ट ना लगा हो। तलवारबाजी करना मुश्किल ही नहीं बल्कि बेहद जोखिम भरा भी है, लेकिन इस शख्स को देखकर लगता है कि मानो तलवार इसके इशारे पर घूम रही है। तलवार को हाथ लगाए बिना भी ये शानदार तलवारबाजी कर रहा है। सोशल मीडिया पर बिल्लियां अपनी हरकतों की वजह से हर वक्त छाई रहती हैं। इस बिल्ली को ही देख लीजिए, अलग से घर दिए जाने के बावजूद इसने इस छोटे डिब्बे को ही अपना घर मान रखा है।